ठीक है, वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर। अभी इसके दो पार्ट्स है। इट इज रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है, मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो द आइडिया हियर इज, अगर आपको याद होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन याद होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनी पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है, तब तक स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है। सिंपल। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। फिर क्वेश्चन ये आया कि अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है तो क्या होता है? स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज होना मतलब क्या होना? एक्सेलरेशन होना। लेकिन याद रखना, ये जो आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है ना, वो पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट मासेस के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे कि एक बॉल हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, एक ब्लॉक है, एक गाड़ी है, उस पर अप्लाई कर देते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर स्ट्रिक्टली वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। ओनली फॉर पॉइंट मासेस। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट मास के केस में मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? पॉइंट मास पे। एक्सेलरेशन किसका हो रहा है? पॉइंट मास का। लेकिन जब आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे न्यूटन लॉ अप्लाई करने जाते हो तो प्रॉब्लम कहाँ आता है कि इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इफ आई आस्क, फोर्स लगा दिया, कौन से पॉइंट पे फोर्स एक्ट हुआ? एक्शन हुआ, किसका एक्शन हुआ? तो ऐसा है कि इस पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो एग्जैक्टली पार्टिकल जैसा बिहेवियर करता है, पॉइंट जैसा। क्योंकि पॉइंट पे फोर्स लगता तो पॉइंट क्या करता? स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करता, मतलब लीनियर मोशन परफॉर्म करता। लेकिन जब बॉल पे तुम फोर्स लगा रहे हो तो बॉल होगा रोल। जब बॉल होगा रोल, तो एक पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल मतलब एक पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बाकी सारे पता है क्या करेंगे? रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे। तो इस पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये लीनियर मोशन के लिए डिफाइंड है और एक सिंगल पॉइंट के लिए है। तो व्हाट वी डू इज, सिंपल लैंग्वेज में, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि पूरे बॉडी का मास एक सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है, और उस पॉइंट को बोलते हो सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट at which whole mass of the body is supposed to be concentrated in order to apply Newton's laws of motion is known as center of mass. Symmetric object के केस में, जैसे रिंग, सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर। जैसे डिस्क, सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर। जैसे स्फीयर, सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के केस में। अदरवाइज, सपोज अगर ऐसा केस है, आपको चार पांच मासेस दे दिए, बोला बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कहाँ है? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए यू हैव टू यूज सम फॉर्मूलाज। सेंटर ऑफ मास, मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में बता रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? मतलब मेरे पास चार पांच पार्टिकल्स है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब सम ओरिजिन। तो ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इमेजिन इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, इमेजिन। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है ना, इसको आप बोलते हो आर बार और आर सी एम, वेयर सी एम स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ मास। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज, देखो बाकी पार्टिकल भी है, तो पहले पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा आर वन बार, दूसरे का होगा आर टू बार, तीसरे का होगा आर थ्री बार, फिर आर फोर बार, आर फाइव बार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आता है एम वन आर वन बार प्लस एम टू आर टू बार प्लस जितने पार्टिकल्स है उतने, अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस जितने मासेस है उतने, सबको ऐड कर लेते हो। दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अब पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो टू डायमेंशनल केस था, तो टू डायमेंशनल केस है तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई। तीन होगा तो तीन होगा, एक्स वाई जेड। तो अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस 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 अपॉन एम वन प्लस एम टू, ऐड करते जाओ। अगर वाई सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू, सो ऑन सो फोर्थ अपॉन एम वन प्लस एम टू अप टू एम एन। जेड के लिए भी आएगा सेम।
ये कब, ये जब आपके पास डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन हो। नॉर्मली सेंटर ऑफ मास हम डिस्क्रीट के लिए ही सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे रखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर अब जिस बॉडी का तुम सेंटर ऑफ मास या जिस सिस्टम का तुम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हो, एक सिस्टम था जिसका तुमने सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया, और पूरे का पूरा सिस्टम अगर मूव हो रहा है, तो पूरे सिस्टम का क्या होगा, वेलोसिटी होगा। पूरे सिस्टम के साथ कौन मूव होगा, सेंटर ऑफ मास भी मूव होगा। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, सिंपल, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेम स्टोरी रिपीट्स। सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तीन कंपोनेंट होंगे, तो क्या लिखोगे, m1v1x प्लस m2v2x प्लस 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 जितने हैं उतने अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली अगर आपको सेंटर ऑफ मास क्या वेलोसिटी का y कंपोनेंट चाहिए, तो m1v1y प्लस m2v2y अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसा करते जाना। सिमिलरली हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट, जो सिस्टम मूव हो रहा है, वो मूव हो रहा है, साथ में उसका स्पीड भी चेंज हो रहा है। स्पीड चेंज होना मतलब क्या, एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो विद द सेम मेथड। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, m1 a1x प्लस m2 a2x प्लस m3 a3x अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो सेंटर ऑफ मास का तुमको इससे ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है। बताओ, इतना ही तुमको चाहिए सेंटर ऑफ मास के लिए, इससे ज्यादा आता नहीं है। अब अगर आपको लीनियर मोशन पता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट एंगुलर मोशन पता है। एंगुलर में रोटेशनल मोशन भी होता है, सर्कुलर भी होता है। तो रोटेशनल मोशन में हम दो अलग अलग पार्ट स्टडी करते हैं, एक है सर्कुलर मोशन, एक है रोटेशनल मोशन। डिफरेंस क्या है, सर्कुलर मोशन सिंगल पार्टिकल का होता है, सिंगल पार्टिकल, वन पार्टिकल। रोटेशनल मोशन कलेक्टिव है। कलेक्टिव मतलब जैसे दरवाजा रोटेट हो गया, अभी डोर के सिंगल पार्टिकल है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जब डोर रोटेट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट होगा, तो उसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो यू नीड टू नो दिस, रोटेशनल मोशन इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन, बट कलेक्टिव सर्कुलर मोशन है। तो सबसे पहले, अगर आपको लीनियर मोशन के पैरामीटर पता है, तो आपको एंगुलर के बाय डिफॉल्ट पता है। जहां पे आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, नॉर्मल डिनोट करते हो एस बार से, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हो थीटा बार से। ओके, थीटा बार। यहाँ पे आप वेलोसिटी डिनोट करते हो वी, यहाँ आप लिखते हो ओमेगा। यहाँ आप डिनोट करते हो ए, यहाँ आप बोलते हो अल्फा। ये आता है आपका मीटर में, इसका डायमेंशन होता है l⁻⁴ ये आपका होता है रेडियन में, ये है डायमेंशनलेस क्वांटिटी l⁻⁴ m⁻⁴ t⁻⁴। ये आता है आपका मीटर पर सेकंड में, इसको आप बोलते हो L1t-1। ये आपका होता है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड L0t-1। ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1t-2। ये आ जाता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर L0t-2। फिर उसके बाद linear and angular parameters are related to each other with a very simple idea। ये s, ये v, और यहाँ पे ये आ गया a। यहाँ पे क्या है थीटा, यहाँ पे क्या है ओमेगा, यहाँ पे क्या है अल्फा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड बाय r हो गया। s इक्वल टू आर थीटा, v इक्वल टू आर ओमेगा, a इक्वल टू आर अल्फा। ये बेसिक बेसिक पे क्वेश्चन आएंगे, तो पता होना ही चाहिए तुमको, यू हैव टू नो ऑल दिस। उसके बाद इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। और याद रखना, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आप एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर डिराइव करते हो। कौन सा कंडीशन, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है, मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है। तो लीनियर और एंगुलर, इसमें स्केलर फॉर्म भी होता है, इसमें वेक्टर फॉर्म भी होता है। तो सबसे पहला आप लिखते हो v इक्वल टू यू प्लस एटी, और यहाँ पे लिखोगे ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यहाँ पे आप लिखोगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। उसके बाद तीसरा आएगा s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, और यहाँ पे आता है ओमेगा थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। फिर यहाँ पे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जगह पे लिखते हो टॉर्क,
फोर्स कभी भी याद रखना, फोर्स क्या करता है, फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क क्या करता है, एंगुलर मोशन प्रोड्यूस करता है। फोर्स मतलब टॉर्क, मास इनर्शिया, तो वहां पे रोटेशनल इनर्शिया जिसको आप बोलते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट करते हो आई से, ए की अभी लिखते हो अल्फा। फिर यहाँ पे आप लीनियर मोमेंटम लिखते हो मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे होता है एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह पे आई और वेलोसिटी की जगह पे ओमे, अल्फा कैसे आएगा, ओमेगा आएगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। देन अभी और है, यू नीड टू नो देयर आर फ्यू मोर थिंग्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हाफ एम की जगह पे आई, वी की जगह पे ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। गुड, राइट। डेरिवेशन में हम लोग जाएंगे नहीं, या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे आया वो थ्योरी में हो गया, अभी नहीं करना है वो। तो ये तीन भी तुमको पता होने चाहिए, यू विल नीड ऑल दिस। इसके बाद हमने डिफाइन किया समथिंग कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है सिर्फ बता दूंगा, यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला एंड द कॉन्सेप्ट। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब तुम डिराइव करते हो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब तुम डिराइव करते हो तो पहले वो लिखना पड़ेगा मेरे को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रोटेशनल इनर्शिया, इसका फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, आई रन फ्रॉम 1 टू n। अगर डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन है तो, डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बॉडी में पार्टिकल है, फिर गैप है, एम्प्टी स्पेस है, फिर दूसरा पार्टिकल है, फिर एम्प्टी स्पेस है, फिर तीसरा पार्टिकल है, फिर एम्प्टी स्पेस है, फिर चौथा पार्टिकल, इसको बोलते हो डिस्क्रीट। दिस इज एग्जैक्टली योर सिचुएशन नाउ। एक है, फिर खाली जगह है, फिर तुम, दूसरा है, फिर खाली जगह है, इसको बोलते हो डिस्क्रीट। और कंटिन्यूअस मतलब मास इज एवरीवेयर, उस केस में समेशन नहीं लिखते, इंटीग्रेशन लिखते हैं, आर स्क्वायर डी एम। तुमको ये पता होगा तो ये समझेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि रोटेशनल मोशन, तो अलग अलग बॉडी हो सकती है ना, डोर हो सकता है, डिस्क रोटेट हो सकता है, रिंग रोटेट हो सकता है, स्क्वायर प्लेट रोटेट हो सकता है, स्पीयर रोटेट हो सकता है, बॉल रोटेट हो सकता है, और अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा पैरामीटर है जो हमको मास डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज ये रिंग है, ring can rotate about this axis, yes it can rotate, ring can rotate about this axis, yes it can rotate, ring can rotate about diameter, yes, ring can rotate about tangent in its plane, ये भी हो सकता है। तो various possibilities are there। good, मैं अब अगर आपसे पूछूं about its own axis, तो tell me what is moment of inertia of ring about its own axis, mr square। very good, I equal to mr square, फाइन। लेकिन अगर मैं एक पैरामीटर डिफाइन करता हूँ जिसको बोलता हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन, वो बाय डेफिनेशन है आई बाय एम का रूट, बाय डेफिनेशन है वो। तो एम आर स्क्वायर बाय एम, एम एम हो गया कैंसल, तो के इक्वल टू क्या आ गया, आर। तो अगर मैंने बोला के इक्वल टू आर मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है, रिंग रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, या फिर के बाय आर इक्वल टू 1, या फिर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो रेडियस ऑफ गायरेशन टेल्स यू what is the shape of a body in short। क्यों, इमेजिन रिंग की जगह पे होता डिस्क, मेरे पास रिंग की जगह पे है डिस्क। अब मुझे बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आर बाय रूट 2, तो आ जाएगा 1 बाय रूट 2, आ जाएगा 1 बाय 2। तो मैंने अगर बोला के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 बाय 2 है, तो विच बॉडी, डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। गुड। अब इंपॉर्टेंटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, मे बी यू हैव अ स्पीयर, सॉलिड स्पीयर। हाँ, अब तुमको पता होना चाहिए सॉलिड स्पीयर का केस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/5 एम आर स्क्वायर। कितना आता है, 2/5, उसका आता है 2/5। तो यहाँ पे लिखोगे तुम बाय 5 हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा आपका, इसको हटाओ, अंडर रूट ऑफ 2/5।
इसको हटा दो यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 2/5, तो 2/5, तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अगर 2/5 आया तो इट इज सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब डायमीटर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको बताता है कि बॉडी का शेप क्या है और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, इन शॉर्ट। तो k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I/n। उसके बाद आपने देखा था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली आइडिया ये है, होता ऐसा है आइडियली, कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इसको हम बोल देते हैं बेसिकली IC। और ये फाइंड करना पॉसिबल इसके लिए होता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास से हर डायरेक्शन में मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप मैथमेटिकली इंटीग्रेशन करके फाइंड कर सकते हो। तो याद होगा आपको कैसे फाइंड किया था, याद होना चाहिए ये। पहले आपने यहाँ पे एक मास एलिमेंट लिया, पहले सिंगल मास एलिमेंट का आपने बोला mr² है, फिर सारे मास एलिमेंट का आपने ऐड किया, मतलब इंटीग्रेट किया, तो क्या आ गया mr²। तो कभी भी याद रखना कि अगर हमको मैथमेटिक्स यूज करके फाइंड करना है तो इट इज पॉसिबल ओनली अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से हर एक एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। लेकिन अगर मुझे फाइंड करना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम अदर एक्सिस पैरेलल टू दिस पासिंग थ्रू O, मुझे IO फाइंड करना है, तो IO इक्वल टू IC प्लस MH²। MH², H इक्वल टू R है इस केस में, हर बार नहीं होगा वो, इस केस में R है। तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उसके बाद है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की कंडीशंस है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता वो। प्लेन लैमिना, लैमिना मतलब पेपर थिन जैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू ऑब्जेक्ट्स, वेरी थिन ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद और एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसमें से इस बॉडी के प्लेन में दो एक्सिस होने चाहिए, एक एक्सिस यहाँ पे है, एक एक्सिस यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और तीसरा इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दो एक्सिस जैसे y एक्सिस और x एक्सिस should be in the plane of lamina, z axis should be perpendicular, and all these three axes must be concurrent passing through the same point, same point। उसका कंडीशन है, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताओ मेरे को, व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वेयर iz is moment of inertia about z axis, Ix is moment of inertia about x axis, and Iy is moment of inertia about y axis। बताओ व्हाट इज दोनों में से आखिरी में, बताओ बताओ व्हाट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, व्हाट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बोर्ड एग्जाम हो गया आपका, पता होना चाहिए। व्हाट इज थ्योरम, iz इक्वल टू ix प्लस Iy, iz इक्वल टू ix प्लस Iy, वेरी यूजफुल थिंग, तो पता होना चाहिए ये। अब दोनों का एक एक एप्लीकेशन बता देता हूं मैं, बाकी फिर यू हैव टू वर्क ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स। हमारे पास एक रिंग है, हमारे पास IC है, IC इक्वल टू mr² होता है, वेयर r इज रेडियस ऑफ रिंग एंड m इज टोटल मास ऑफ रिंग। नाउ इसी रिंग को हम रोटेट करवा रहे हैं अबाउट सम पॉइंट O, और मुझे फाइंड करना है IO, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, that will be IC plus MH²। IC is mr² और H is also equal to R, mr² plus mr² is 2mr²। हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आपको अबाउट डायमीटर फाइंड करना हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर, ये y एक्सिस अबाउट डायमीटर, ये x एक्सिस ये भी अबाउट डायमीटर, और ये z एक्सिस है। तो x एक्सिस और y एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर तो है लेकिन क्या है, डायमीटर है, किसका डायमीटर, रिंग का। तो Ix एंड Iy बोथ आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, और Iz इज IC। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था, Iz Ix प्लस
आई वाई, ये है आई सी, ये है आई डी प्लस आई डी, टू आई डी। तो आई सी बाई टू इक्वल टू आई डी। व्हाट इज आई सी? अभी तो लिखा लिखा क्या है बताओ, एम आर स्क्वायर। तो आई डी एम आर स्क्वायर बाय टू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीटर इज एम आर स्क्वायर बाय टू। तो ऐसा उसको यूज करना है। इसके बाद इसके बाद अगर आपको याद होगा समथिंग इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन मतलब हमारे पास एक बॉडी है विच इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन, बाद में देंगे इंक्लाइन प्लेन। तो व्हाट वी हैव इज अ बॉडी विच इज रोलिंग ऑन दिस प्लेन। तो वी हैव अ बॉडी समथिंग लाइक दिस, इट इज रोलिंग। मैंने अभी अभी बताया आपको, सेंटर ऑफ मास डिफाइन इसके लिए करते हो क्योंकि इस पूरे बॉडी में एक ही पॉइंट ऐसा होता है जो प्योरली पॉइंट पार्टिकल जैसा होता है। बाकी सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, रोटेशन, और ये पॉइंट क्या करता है, ट्रांसलेशन। मतलब ये अकेला ऐसा पॉइंट है विच इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन, और अदर पॉइंट्स आर डूइंग व्हाट, रोटेशनल मोशन। मतलब रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। देयरफॉर रोलिंग मोशन का एनर्जी इज एडिशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। और ट्रांसलेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अभी मैंने बताया था आपको जस्ट नाउ के इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो यहां से आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, स्क्वायर कर लो, के स्क्वायर इक्वल टू आई बाई एम, तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, व्हाट इज आई, एम के स्क्वायर। ओमेगा इज वी बाय आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर बाहर निकलेगा कॉमन, तो क्या बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर गया तो वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अब एक चीज याद रखना, अगर मेरे पास एक रिंग है, एक डिस्क है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, राइट, सबका मास सेम है, सबका स्पीड भी सेम है, तो सबका ट्रांसलेशनल एनर्जी सेम है। मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी चेंज नहीं होता। चेंज कौन होता है, रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी है यहाँ पे, और वो भी अच्छे से याद रखो। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज बिकॉज तुमको अगर एक चीज पता है, तुम्हारे क्वेश्चंस ओरली सॉल्व होते हैं, ओरली, नथिंग टू डू, कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें। और बोलते हैं कि रोटेशनल मोशन डिफिकल्ट है, बताता हूँ, कुछ भी नहीं है ये। टाइप ऑफ बॉडी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, सही बाद में करेंगे, के बाय आर लिखेंगे पहले, फाइन, फिर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखेंगे, फिर ट्रांसलेशनल एनर्जी लिखेंगे, फिर रोटेशनल लिखेंगे, फिर टोटल लिखेंगे। टाइप ऑफ बॉडी, I need, what is the k value for this? I need k square by r square for this. अब तो तुम ठीक ठीक है, तुमको अगर k नहीं लिखना तो मत लिखो, बट k square by r square is compulsory. फिर what is translational energy, what is rotational energy, and what is total energy? I'll put down some formulas here. Translational energy is half mv square. Rotational energy is हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मतलब ये कुछ नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब ट्रांसलेशनल है, इन ई टी इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। पहला ऑब्जेक्ट है रिंग, दूसरा है डिस्क, तीसरा है हॉलो स्फीयर, एंड चौथा है सॉलिड स्फीयर। के इक्वल टू होता है आर, के इक्वल टू होता है आर बाय रूट टू, के इक्वल टू पता होना चाहिए अंडर रूट ऑफ 2/3 आर, अंडर रूट ऑफ 2/5 आर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1, 1/2, 2/3, 2/5। ट्रांसलेशनल सबका सेम होता है, सबका सेम होता है। तो चेंज कहाँ से आता है, रोटेशन से। रोटेशनल एनर्जी का चेंज रहता है, ट्रांसलेशनल इज सेम। और अभी मैंने लिखा रोटेशनल क्या है, 18 टू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डन। हाफ एम वी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 एम वी स्क्वायर, कर दो मल्टीप्लाई इसको, 2/3, 2 गया तो 1/3,
1/3 mv², कर दो मल्टीप्लाई इसको, 1/5 mv², इन दोनों को ऐड कर दो, mv², इन दोनों को ऐड कर दो, 1/2 और 1/4, 3/4, 3/4 mv², 1/3 और 1/2, 5/6, 5/6 mv², 1/5, 1/2, 7/5 mv², बन गया टेबल, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। 7/10, 5 into 2 is 10, और ये बराबर है, यस। ये आपके 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिस, 25 in 5 minutes। पर ये दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। डन, क्लियर, गुड। अब हम रोलिंग मोशन स्टडी करेंगे ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। और दोनों के यहाँ पे प्लेन है इंक्लाइंड और इंक्लिनेशन एंगल है थीटा। देन यू हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, इसने यहां से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से, स्टार्ट फ्रॉम ए, इट रीचेस बी, स्टार्ट्स मतलब u इक्वल टू 0, इट इज कमिंग डाउन, यहाँ पे स्पीड फाइंड करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कवर किया उसने s, ये हाइट था h, तो v इक्वल टू √2gh अपॉन 1 प्लस k² बाय r² आता है। कहाँ से आता है? टोटल एनर्जी एट a इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b। टोटल एनर्जी एट a इज ओनली पोटेंशियल, टोटल एनर्जी एट b इज ओनली काइनेटिक, क्योंकि a पे रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। यहाँ पे b पे ओनली एनर्जी इज काइनेटिक बिकॉज हाइट इज 0, तो वहां से आएगा ये इक्वेशन। उसके बाद एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है ना, पहले 0 था अब 0 है क्या? नहीं, मतलब स्पीड इज चेंजिंग, मतलब एक्सेलरेशन होगा, दैट इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k² बाई r²। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, यू हैव 4 बॉडीज, रिंग, डिस्क, solid sphere, hollow sphere of the same mass, all of them are rolling down the same inclined plane, which one of the following will have the maximum velocity? बता देता हूं मैं आपको। ये हो गया बॉडी का टाइप, ये हो गया उसका k² बाई r², ये उसका हम लिख देंगे यहाँ पे v, और यहाँ हम लिख देंगे उसका a। वही 4 बॉडीज है, एक है रिंग, एक है डिस्क, एक है हॉलो स्फीयर, एक है सॉलिड स्फीयर। ये है 1, ये है 1/2, ये है 2/3, ये है 2/5। v का इक्वेशन तुमको होना चाहिए याद, √2gh अपॉन 1 प्लस k² बाय r²। ये रिंग के लिए k² बाय 1, 1 + 1 2, 2 2 गया, √gh। 1/2 + 1 3/2, 2 पर गया, 4/3, 4/3gh अंडर रूट के अंदर। देन 1 + 2/3, 1 + 2/3, 5/3 ऊपर गया, 6gh/5 √10gh/7। अब देखो, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1.3 है, क्योंकि 4/3 1.3, 1.33, 6/5 इज 12/10, 1.2, और ये 1.4। सबसे ज्यादा किसका है? सॉलिड स्फीयर का, फिर किसका है? डिस्क का, फिर किसका है? हॉलो स्फीयर का, आखिरी में किसका है? रिंग का। क्योंकि ये 4/3 1.33 था, ये 1.2 है, और ये 1.4 है, और वहां पे 1 है। 1.4 सबसे ज्यादा, 1.33 उसके बाद, 1.2 उसके बाद, और सबसे कम रिंग का। a इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k² बाय r², जो 1 + 1 2, तो g sin थीटा बाय 2, 1 प्लस k² बाय r²,
3/2, तो 2/3 ना, 2/3 जी साइन थीटा। 1 + 2/3, 3/5, 3/5 जी साइन थीटा। 1 + 5, 2/5, 5/7, 5/7 जी साइन थीटा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, टाइम ऑफ डिसेंट। हाउ मच टाइम डज द बॉडी टेक टू कम डाउन इंक्लाइन प्लेन। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन से बॉडी को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट कैसे फाइंड करोगे। टेल मी फॉर्मूला। v = u + at। ओके, v = u + at। बराबर। a²/r। वेरी गुड। अब देखो ऐसा है, सही बोल रहे हो, नथिंग रॉन्ग हियर, दैट इज ऑल करेक्ट। सिर्फ अब थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओनली थिंग दैट यू विल हैव टू डू हियर इज दिस, t = देखो ऐसा है, ये g, ये एक काम करो, स्क्वायर रूट के टर्म अलग लिख लो पहले तो। 2gh, ये g जो है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर गया तो बन जाएगा g²। साइन थीटा को मैं अंदर लेके जाऊंगा नहीं, सही है, पक्का, श्योर श्योर, यहाँ तक क्लियर। अब अब 1 + k² r² ऑलरेडी था रूट में, किसमें था, रूट में। तो 1 + k²/r², ये था रूट में, इसको अलग से निकाल लिया। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, रेस तो क्या आएगा, ऊपर 1 नीचे हाफ, तो ऊपर कितना बचा, हाफ, ऊपर हाफ बचा ऊपर, ये और ये हो गया कैंसल। तो बन गया आपके पास फॉर्मूला टाइम ऑफ डिसेंट का, 1/sin θ √of 2h/g 1 + k²/r हो गया। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन में बॉडी सेम दिया होगा, सॉलिड स्फीयर, लेकिन दो प्लेन अलग दिए होंगे। फॉर एग्जांपल, एक का इंक्लिनेशन एंगल 45 है, एक का 60 है। बताओ कौन सा पहले आया। अब देखो बात ऐसी है, अगर बॉडी सेम है तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, राइट, पूरा मत लोगे ना, मत लो, ये कांस्टेंट है, ठीक है। सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग बोला है, तो t इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin θ। जिसका थीटा ज्यादा उसका टाइम कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। sin 60 और sin 45, sin 45 1/√2 होता है, मतलब 0.7071, और sin 60 √3/2 0.8606, तो 0.8606 ज्यादा है, तो उसमें टाइम लगेगा कम। और लॉजिकली भी तो सोचो ना, जितना इंक्लिनेशन ज्यादा होगा उतना फास्ट आएगा नीचे। दूसरा है जिसमें प्लेन सेम भी होंगे, बॉडी अलग अलग भी होगी, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन दिस पैरामीटर। तो जिसका k²/r² ज्यादा है उसका टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा है। वो और k²/r² तुमको पता ही है, इसका 1 है, इसका हाफ है, इसका फ्रैक्शन 0.66, 0.4, सबसे ज्यादा किसका है, रेन, तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, राइट, सिंपल, डन, खत्म। तो इतना अगर आपको पता है, देन यू आर रेडी टू फाइनली सॉल्व सम क्वेश्चंस। So we will start with first question, that is about center of mass. Two objects of mass
10 kilogram and 20 kilogram respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. तो रिजिड रॉड का मास निग्लिजिबल है, रॉड का मास निग्लिजिबल है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास है 10 kg और 20 kg. The distance of the center of mass of the system from 10 kg mass is from 10 kg mass. आपको पूछा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा फ्रॉम 10 kg. तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले you have to look at few things and then decide which formula to use. इसका ओरिएंटेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे ही आएगा, y इक्वल टू 0 रहेगा, z इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि वन डायमेंशनल केस है, क्लियरली मेंशन किया है x. तो यहाँ पे YCM और ZCM फाइंड नहीं करना, 0 आएगा. तो एक ही कोऑर्डिनेट दिया है आपको, दिख रहा है, एक ही दिया है, राइट. तो क्या फाइंड करोगे, x सेंटर ऑफ मास. क्या फाइंड करोगे, x. अब जब आप x सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हो तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और दो ही पार्टिकल्स है तुम्हारे पास, तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. तीसरा है नहीं, रॉड का मास लेना नहीं है. पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा आपको. पॉइंट नंबर 3, सेंटर ऑफ मास is always measured from some origin, some coordinate system. बेस्ट प्रैक्टिस, तुमको सेंटर ऑफ मास कौन से मास से पूछा है, m, तो उसके ऊपर ही तुम ओरिजिन लगा दो. सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है ये. जहां से पूछा है ना, बोलना अच्छा यहां से पूछा है, मैं इसको मान लूंगा 0 0. इससे पता है क्या हुआ, इससे हुआ ये x1 हो गया 0, तो तुम्हारा कैलकुलेशन हो गया कम. तो m1 इंटू डायरेक्टली 0, m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और एडिशनली तुमको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला मिल गया. मैं बताता हूँ कैसे मिला. ये सब होता है प्रैक्टिस से. जब प्रैक्टिस करते तब समझ में आता है कि अरे ऐसा भी होता है. अगली बार से दो ऑब्जेक्ट्स का केस हो, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जिससे मेजर कर रहे हो, किससे मेजर कर रहे हो, m1 से. न्यूमरेटर में दिखेगा नहीं, तो दिखेगा m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. अगर तुम सेकेंड से मेजर करते तो m1x1 अपॉन m1 प्लस m2. तुम कोई भी नीट का स्टैंडर्ड बुक उठा के देख लो, तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के दिया होगा, पर कहाँ से आया पता नहीं, ये यहाँ से आता है. पहले से मेजर कर रहे हो तो m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, दूसरे से मेजर कर रहे हो तो m1x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो जिससे मेजर कर रहे हो उसको छोड़ दो, न्यूमरेटर में सामने वाला अपोजिट साइड वाला. कहाँ से मेजर कर रहे हो, m1, भूल जाओ इसको. अपोजिट कौन है, m2, m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. अब फॉर्मूला आ गया, वेरी गुड वेरी गुड. व्हाट इज m2, 20. अभी x2 मतलब यहां से लेके, ओरिजिन से लेके तो यहां तक का डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ रॉड कितना है, 10 अपॉन 10 प्लस 20 30, मतलब 200 बाय 30, मतलब 20/3, 20/3 मीटर्स, 20/3 मीटर. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two particles of mass 5 kilogram and 10 kilogram respectively are attached to the two ends of a rod, rigid rod of length 1 meter with negligible mass. लगभग सेम क्वेश्चन है. The center of mass of the system from the 5 kg, 5 kg मतलब m1. अब देखो ऐसा है, m1 5 किलोग्राम है, m2 10 किलोग्राम है, और आपको पूछा है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 किलोग्राम, मतलब किससे किससे. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 प्लस m2. m2 कितना है 10, x2 मतलब लेंथ ऑफ रॉड कितना दिया है 1 मीटर. कितना दिया है लेंथ ऑफ रॉड 1, तो मैंने अभी बताया ना 1 मीटर.
अगर आप सेकंड से मेजर कर रहे, फर्स्ट से मेजर कर रहे हो, तो सेकंड का डिस्टेंस कितना आएगा? लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड कितना दिया है इस केस में? 1 अपॉन कितना? व्हाट इज 2, व्हाट इज 10/15? 2/3, व्हाट इज 2/3? 0.66 मीटर, बराबर, राइट, करेक्ट, 0.66 मीटर, सही है ना? तो सेंटीमीटर में कितना? 66.66, तो 66.66 सेंटीमीटर, मतलब 67 ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, बिफोर वी गो अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what if you measure from M2? 1/3, ये 2/3 तो 1/3, 1/3 मतलब 33.33। अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स गुड क्वेश्चन। A light rod of length L has two masses M1 and M2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass S. Very good question. एक लाइट रॉड है, मतलब मास टू बी निग्लेक्टेड बेसिकली। इट हैज टू मासेस एट इट्स टू एंड्स, एक M1 है, एक M2 है। वन इज M1, अदर इज M2। ओके, आगे बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अभी आपको तो सबको पता होना ही चाहिए, जहां पे ज्यादा मास हो, सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा सेंटर ऑफ मास। अगर दोनों मासेस सेम होते तो ये आता बिल्कुल सेंटर में, तो बिल्कुल सेंटर में तो आएगा नहीं, इट विल बी समवेयर ओवर हियर, सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट C इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि क्या नहीं आएगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर है, यस। मास प्लस मास इज मास, मास इंटू मास इज मास स्क्वायर, तो मास अपॉन मास स्क्वायर इज 1/मास। तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर नहीं है, ये मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम है, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ये करेक्ट है, यस। किलोग्राम स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यस। किलोग्राम स्क्वायर का रूट किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यस। डायमेंशनली बाकी तीन करेक्ट है। मैंने ऑप्शन आपका आंसर बता दिया। क्यों बता दिया? आई हैव बीन सॉल्विंग दिस फॉर इयर्स नाउ, मेरे को देख के समझ में जाता है कि ये आंसर आएगा। आई नो ये आंसर आएगा, अब कैसे आएगा वो तुम बताओगे, बताओ कैसे आएगा। कभी भी एक सिस्टम में अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, तीन है, लेकिन रॉड का मास लेने के लिए नहीं बोला है, तो कौन है? दो है। कौन है? M1 एंड M2 है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पहले का प्लस दूसरे, बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², तो M1 r1² प्लस M2 r2², सही है। r1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस होता है ना ये, अरे सेंटर ऑफ मास मतलब एक्सिस रोटेशन। ये r1 हो गया, ये r2 हो गया। अभी R1 R2 कैसे फाइंड करते हो अभी तो बताया मैंने तुमको, अभी बताया फ्यू मिनट्स बैक। व्हाट इज लेंथ ऑफ रॉड? L। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, उसको प्रॉपर यूज करना भी तो सीखना पड़ेगा ना। मुझे बताओ, R1 ये किसका डिस्टेंस है एक्सिस से? M1 का, R1। और R2 किसका डिस्टेंस है? मैंने अभी आपको बताया कि जब आपको
अगर आपको डिस्टेंस देखो, अगर आपको R1 फाइंड करना है तो M1 छोड़ दो, क्या बचा, M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, बराबर। R2 फाइंड करना है तो M2 छोड़ दो, M1 R1 अपॉन M1 प्लस, बराबर। सब तो है, अभी आपके सामने है, अब बताओ करोगे क्या, इसका कैसे सॉल्व करोगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे फिर, R1 प्लस R2 इक्वल टू L, R1 प्लस R2 इक्वल टू L। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 R1 स्क्वायर, R1 होगा M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M1 R1 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर, I इक्वल टू M1 M2 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर, M2 M1 स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर। वेरी गुड। जो जो कॉमन निकलता है निकाल लें, M1 प्लस M2 वो तो निकलेगा ही, M1 M2 यस, M1 M2 यस, तो पहले क्या बच गए, M2 और कौन, R2 स्क्वायर प्लस M1 R1 स्क्वायर, पक्का, श्योर, यस, सही है ना, बराबर है। समवॉट नियर इनटू द आंसर, थोड़ा थोड़ा पास में आ रहे हो, हाँ आ रहे हो, ऑलमोस्ट देयर। आगे R1 इक्वल टू L माइनस R2 या R2 इक्वल टू L माइनस R1, इसके आगे, सही बात है, saying you're saying it right, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर, M1 R1, अच्छा M2 R2, अभी R2 को लिख लो L माइनस R1 स्क्वायर प्लस M1 R1 स्क्वायर, गुड। थोड़ा लेंदी हो रहा है मुझे पता है, शॉर्टकट है, यस है, लेकिन पहले लेंदी सॉल्व करोगे तब जाके शॉर्टकट समझेंगे, नहीं तो नहीं आएगा, बताओ। M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 स्क्वायर, हाँ आगे, हाँ आगे बताओ क्विक, -2LR1 प्लस, करते रह जाओगे, ये ऐसा करते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। तो फिर देखो एग्जाम में ना, रिमेंबर ऑन एन एवरेज यू हैव अराउंड, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, 1 मिनट एंड फ्यू सेकेंड्स पर क्वेश्चन, अज्यूमिंग कि आप फिजिक्स को 80 मिनट्स दोगे नीट के एग्जाम में, assumption 45 questions will around get 80 minutes, 1 hour and 20 minutes, assuming अगर 90 मिनट देते तो 2 मिनट होता पर क्वेश्चन एवरेज, तो 90 मिनट दोगे नहीं, कुछ लोग तो 1 आवर भी देते नहीं है, तो एवरेजिंग आउट 1 hour 10 to 15 सेकेंड यू हैव टू सॉल्व वन क्वेश्चन। तो जैसे तुमको लगे कि ये कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है तो स्टॉप इट देयर, रुक जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, बाकी सॉल्व कर लो, फिर वापस से इस क्वेश्चन पे आओ, टाइम बचता है तो, इसमें अटक के रह गए तो टाइम वेस्ट होगा। तो अब शॉर्टकट फाइंड करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, कैसे करोगे इसको, हम्म, करेक्ट, लेकिन उससे भी शॉर्टकट मेथड है, उससे भी और शॉर्टकट है, इट एग्जिस्ट, यस।
तो आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व दिस. मैं व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज, इसको पहले चेक करो, चेक दिस आउट, ये सही है कि नहीं है, ये चेक करना जरूरी है. मैं तुमको बताया था कि जब तुम एक मास से मेजर करते हो तब जाके, पहले से कर रहे हो तो m2x2 अपॉन m1 + m2, दूसरे से कर रहे हो तो m1x1 अपॉन m1 + m2. तो सबसे पहले चेक ये करना है कि क्या ये हमने जो लिखा वो सही है. हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, दैट इज व्हाट यू नीड टू चेक, दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग यू, कि ये सही है कि नहीं, ये आपको पहले चेक करना है. व्हाट ही इज सेइंग कि ये एल आएगा, क्या आएगा ये, ऐसा तुम बोल रहे हो, तो चलो चेक कर लेते हैं. तो अगर वैसा हुआ, अगर वैसा हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी बताओ, एल. फिर यहाँ पे क्या आएगा, एल. फिर यहाँ पे क्या आएगा, L². फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, L². सही है. अगर ऐसा है तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया ना. फिर ये m1 + m2 और m1 + m2² हो गया कैंसल. तो आंसर क्या आ गया, m1 m2 अपॉन m1 + m2 इंटू L. वो जानबूझ के किया था मैंने, सो दैट यू रिमेम्बर दिस इन एग्जाम नाउ. वो कब होता है, जब आप पहले मास पे क्या लगा दिया, ओरिजिन. राइट. यहाँ पे तुमने ओरिजिन पहले मास पे सेट किया है क्या, नहीं. तो उस केस में क्या होगा, m1l अपॉन m1 + m2, किसके लिए, R2 के लिए, और R1 के लिए m2l अपॉन m1 + m2, वेयर l इज लेंथ ऑफ द रॉड. ये याद रखना. हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन, खत्म. बाकी का कल देखते हैं फिर.